नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम मिनिस्ट्री के स्टेट पीएससी सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद पांडे। लास्ट वाली क्लास में हमने इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसका सेकंड पार्ट आप लोगों को मिल गया होगा। इस वाले में हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कृषि और संबंधित क्षेत्र से रह गए थे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस को कर लेंगे। याद रखिएगा, इन क्वेश्चंस को कराने का उद्देश्य ये है ताकि इन थीम्स के बारे में आप समझ सकें कि इन थीम्स को आप टारगेट कर सकें। ठीक है। सिद्धि टेक्स्ट इस जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है सिद्धि एक्स, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आप ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि हमारा जो सिद्धि एक्स का जो है 8वां टेस्ट होने वाला है उसमें आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट मिल रहा है एक तो, ठीक है। और जब आपने तैयारी ठीक लेवल की कर ही रखी है तो फ्री का जहाँ से मिल रहा है वहाँ से अचीव कर लो, है ना। इस टेस्ट सीरीज़ की कुछ खासियत है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। हालांकि जूही मैम के द्वारा आप लोग इसमें गाइड और सारी मेंटरशिप प्राप्त कर रहे हो, बट यहाँ पर एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज़ थी इसमें टोटल 10 टेस्ट हमने करवाने थे, ठीक है। 6 टेस्ट हमारे जीएस सेक्शनल थे, यानी कि अनुभागीय टेस्ट सीरीज़ को हमने बना रखा था। हर सेक्शन से अलग अलग टेस्ट पूछे जा रहे थे। इसी के साथ साथ 2 आपके सी सेट के थे। एक सी सेट इस संडे को आपको हुआ था, ठीक है। इस संडे को आपका एक सी सेट हो गया था जो था सिद्धि एक्स 7। सिद्धि एक्स 7 आप लोगों ने दिया था। अब आपको सिद्धि एक्स 8 प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। ये सी सेट फुल लेंथ का टेस्ट है। यूपी पीसीएस सी सेट के अकॉर्डिंग हम इसे डिज़ाइन कर रखे हैं। अगर आपने नहीं दिया है तो प्लीज़, इस संडे को ये पेपर होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर है, आप कहीं से भी बैठ करके इस पेपर को दे सकते हैं। इसके बाद आपके जो आने वाले 2 टेस्ट होंगे वो फुल लेंथ के टेस्ट होंगे, यानी यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग पूरे फुल लेंथ के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इससे दी गई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके लिए आपको अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं तो उसको मैं भी आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर ही सारी प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चंस बाकी थे जो कृषि और संबंध क्षेत्र से थे, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और फटाफट उसको रिवाइज कर लेंगे। थीम्स को फोकस करिएगा कि थीम हमारी वो चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि ये थीम बार बार यूपी पीसीएस में पूछी जाती है, क्योंकि वो आपको ये नहीं पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस वो कहाँ से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी पूछेंगे, बट हमेशा ऐसी चीज़ों को वो टारगेट करते हैं जिनके बारे में आप सामान्यतः पढ़ते समय छोड़ देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, और ये आरओ की परीक्षा में आया 2021 में, कि विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। अब अक्सर आपने पढ़ाई के दौरान, हम जब अपने एकेडमिक टाइम पीरियड में होते थे तो हमें ये चीज़ पता होती थी कि भाई कौन सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे कम है, कौन सबसे ऊंचा है, कौन सबसे छोटा है, ऐसे चीज़ें हम पढ़ते थे। एक क्वेश्चन उसी तरीके का पूछ लिया गया कि जापान है, चीन है, रूस है या यूएस है, ठीक है। यूएसए है, चीन, जापान या रूस। अब क्लियरली आप लोगों को इस चीज़ को बारे में, अब आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि यार जापान भी हो सकता है, कोस्टल एरिया इनके पास काफ़ी है, चाइना है, रूस है ना। और चूंकि ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ थोड़ा सा लोग एक तरह के नॉनवेज को ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। हालांकि वेज भी है, लेकिन नॉनवेज एक सामान्य भोजन प्रणाली के तौर पर इनके यहाँ है। अब इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। ऐसे प्रश्नों के लिए आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा इन सब चीज़ों से, कि किसी चीज़ के फलतः किसी चीज़ के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, कौन सा देश अग्रणी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर चीन मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं 2019 में कुल उत्पादन के 36% हिस्से, यानी टोटल अगर 100% उत्पादन हो रहा है तो उसका 36% उत्पादन जो है के साथ चीन कैप्चर फिशिंग एंड एक्वाकल्चर दोनों के लिए सबसे बड़ा और मुख्य उत्पादक है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम कर दिया जाए कि फिशरीज को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्वाकल्चर को लेकर के कौन सा देश अग्रणी है, तो आप कह सकते हैं कि चाइना है। इसलिए विकल्प बी जो है आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। क्रांतियों से संबंधित आपको टेस्ट में भी पेपर हमने क्वेश्चन बना के रखा था।
उसमें आपको एक्सप्लेनेशन में लगभग सभी क्रांतियों के बारे में हमने बता दिया था। आपसे पूछा जा रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, आपको बताना है। बागवानी से संबंधित, पुष्प कृषि से संबंधित यानी कि फूलों की खेती को लेकर के, मत्स्य पालन, ठीक है, मछली पालन को लेकर के, या रेशम उद्योग से संबंधित है। अब आपको क्लियर पता है नीली क्रांति, ठीक है, और नीली क्रांति के साथ साथ आपको कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई नीली अर्थव्यवस्था के नाम एक शब्द आपने सुना होगा, ठीक है। तो नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी किसे कहते हैं, तो वो रिलेटेड होती है पानी से यानी कि मत्स्य पालन, ठीक है। इस तरीके से आप क्लियर कर लेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आई नो दैट, बट कई बार क्रांतियां ऐसी क्रांतियां पूछ ली जाती हैं, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, गोल्डन किससे संबंधित है ना। तो इन सबको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, मन में बना करके रखिएगा कि ऐसी कोई चीज आएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी चीज, ये क्वेश्चन जल्दीबाजी में ही छूटते हैं। हालांकि अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो अच्छे स्टूडेंट इसको बिल्कुल नहीं छोड़ते, लेकिन जल्दीबाजी में कई बार ये क्वेश्चन छूट जाते हैं या गलती कर देते हैं आप। और यही एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अदर टफ क्वेश्चन से आपको एज दिलाते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि नाइजर, ठीक है, जो रामतिल होता है कि फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है, आपसे ये क्लियरली पूछ लिया गया, ठीक है। जिस तरीके से आपको एक क्वेश्चन इस पे इस तरीके से भी फ्रेम करके पूछा गया था, हालांकि वो तिल से नहीं था, आपको कोयला पूछ लिया जाता है। 3 तरह के कोयले होते हैं, है ना, एंथ्रेसाइड, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, 4 प्रकार के। इन 4 प्रकार के कोयलों में जो कार्बन की मात्रा होती है उस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर भी कोयले का वर्गीकरण होता है। और आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कोयला भारत में सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है, या राज्यों के वर्गीकरण के आधार पर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर आपको रामतिल के बारे में पूछा गया और ये कहा गया कि नाइजर जो तिल होता है उसमें जो है, जो आपकी बीजों में तेल की मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है, तो ये होती है 37 से 47%। ये भी आरओ में 2021 में प्रश्न पूछा गया। अब आप सोच करके देखिए कि किस लेवल तक के चीज़ों को पूछा जा रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कहीं आपने पढ़ा, आपने उसके आर्टिकल्स में पढ़े और आपने वहाँ से एक डेटा निकाला और याद कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइजर एक छोटी तिलहन फसल है जो मुख्य रूप से बारानी परिस्थितियों में उगाई जाती है। नाइजर बीज का उपयोग मानव भोजन के रूप में किया जाता है। बीज में 37 से 47% तेल होता है जो अखरोट के स्वाद और सुगंध गंध के हल्का पीला होता है। तेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के उपयोगों में किया जाता है। दिया जलाने के लिए भी लोग तेल का उपयोग करते हैं, तिल के तेल का प्रयोग करते हैं। तो पाक उद्देश्यों के लिए, पाक का मतलब यहाँ वो वाला पाकिस्तान वाला पाक मत लेना भाई, ठीक है, शरीर का अभिषेक करने के लिए, पेट और मुलायम साबुन बनाने आदि के लिए, और स्नेहक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। हरित क्रांति के जनक पूछे गए हैं। विश्व में हरित क्रांति और भारत में हरित क्रांति की बात कही गई है। तो अगर विश्व में और भारत में, और इनमें दोनों में आपको दोनों प्रश्नों के विकल्प दे दिए गए हैं, सही उत्तर 2 प्रश्नों के दे दिए गए हैं। आपको विश्व में पूछा जा रहा है, आपको नॉर्मन ई बोरलॉग लगाना है, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग लगाना है। और अगर भारत की बात पूछी जाए तो MS स्वामीनाथन लगाना है। क्लियर है। चलिए भारत में भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया नहीं पूछा गया, बल्कि ये पूछ लिया गया कि इसकी यहाँ पर जन्मस्थली कहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। तो पतंग नगर का याद रखिएगा, पतंग नगर जो है भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में माना जाता है और भारत में हरित क्रांति लाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय पतंग नगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए हरित क्रांति की जन्मस्थली भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। यह MPPCS 2006 में पूछा गया। इसके साथ ही साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS सिस्टम से पूछा गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, कि से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है। यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत अगर बढ़ रही है तो उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, निम्नलिखित में से ये। थोड़ा सोचने का विषय है, आराम से सोचेंगे तो जल्दी निकल आएगा आंसर। किसानों को आकर्षक कीमत मिल सके, अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, इसके साथ ही साथ इस योजना में निहित उपादान का भार जो है वो कम हो सके, ठीक है, और इस योजना से लाभ कमाना। अब इस योजना से लाभ कमाना आपको क्लियरली जा रहा है ना, क्योंकि गवर्नमेंट है तो सामाजिक कल्याण की बात कर रही होगी, क्लियर है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही आप काट लेंगे, ठीक है। UPPCS 1995 में क्वेश्चन पूछा गया।
अगर आप देखें अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, नहीं। किसानों को आकर्षक कीमत मिल सके, नहीं। आकर्षक कीमत मिल सके का तात्पर्य क्या है? अगर किसान को मार्केट प्राइस हाई है और पीडीएस सिस्टम का प्राइस लो है, तो किसान तो एक उपभोक्ता के तौर पर आप किसान को लीजिए तो आप हमेशा लाभ कमाने का प्रयास करते हैं, हम वही सेल करेंगे अपनी चीज़ों को। इस योजना में निहित उपादान, अब जिन लोगों को उपादान का थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो उपादान जो है याद रखिएगा उसी को सब्सिडी कहा जाता है, ठीक है। तो सब्सिडी के भार को कम किया जा सके, विच इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। व्याख्या देख लीजिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। पीडीएस से जारी खाद्यान्नों पर सरकार सब्सिडी प्रदान करती है, ठीक है। पीडीएस द्वारा खाद्यान्नों की कीमतों बाजार कीमतों की अपेक्षा कम होती हैं। अतः यदि सरकार पीडीएस से वितरित अनाजों की कीमत में वृद्धि करती है तो इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि पीडीएस पर दी जाने वाली सब्सिडी का भार कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड 2 का निम्न में से किससे संबंध है? बाढ़ की रोकथाम से, दुग्ध आपूर्ति से, मत्स्य उत्पादन से, स्वच्छ जलापूर्ति से। क्लियरली है, ये जो है प्री में पूछा गया। अब ऑपरेशन फ्लड 2 की बात कही जा रही है, तो ऑपरेशन फ्लड 2, ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित था, इतना याद रख लेना, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का मतलब दूध से संबंधित उत्पादन, एक जो है एक काफी अच्छी मात्रा में बढ़ जाना, कि ऐसा कहते हैं ना कि इतना ज्यादा है कि भैया बाढ़ आ जाए। तो कई बार इसको ऐसे शब्दों के साथ, ऐसी चीजों के साथ जोड़ करके भी लोग याद कर लेते हैं। इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। भारत में वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में दुग्ध व्यवसाय के विकास में वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड नामक एक अभियान चलाया गया। अब तक ऑपरेशन फ्लड 1, याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड 1 1970 से मार्च 1981 तक, ऑपरेशन फ्लड 2 अप्रैल 1981 मार्च से 1985 तक, ऑपरेशन फ्लड 3 अप्रैल 1985 से मार्च 1995 तक, और ऑपरेशन फ्लड 4 अप्रैल 1995 से मार्च 2002 तक। अब इस उत्तर की व्याख्या से ऑपरेशन फ्लड के 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों पार्ट आप निकाल करके याद रख लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ ऑपरेशन फ्लड एक सफल कार्यक्रम सिद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है, ठीक है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डेटा ऊपर नीचे होते हैं, चूंकि ये प्रश्न 1992 में पूछा गया है। आपको याद रखना है कि जो है दुग्ध उत्पादन में भारत के बारे में कुछ चीजें याद रख लीजिए। भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये थीम में भारत में राज्यों की स्थिति क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा। दुग्ध उत्पादन के मामले में 2 प्रश्न यहां से, तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ के आगे मत निकलिए, उसी क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन और फ्रेम हो जाते हैं अपने आप। और यूपी पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, देखिए भाई यहाँ पर विश्लेषणात्मक प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम होती है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि इसमें भी वही प्रक्रिया है जो अन्य प्रक्रियाएं अदर एग्जाम्स में है, लेकिन बस इतना है कि आपको आपकी जो कह सकते हैं ना मेमोरी जो है, याद करने की कोई क्षमता जो है, वो अगर एक अच्छी है तो आपको कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होने के कारण डेटा पर्टिकुलर चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, और अगर आपने इतनी मेहनत की है तो जाहिर सी बात है याद करने की एक क्षमता तो बढ़ी गई होगी, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषक को अल्पकालीन ऋण यानी कि शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराया जाता है। आपसे पूछा गया केसीसी के तहत, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत शॉर्ट टर्म लोन किन किन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के लिए, किन किन पर्पस के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है। पढ़ते हैं। फार्म परिसंपत्तियों, यानी कि अगर आपका कोई जो है फार्म है, उसमें आपको कोई एसेट के रख रखाव और कार्यशील पूंजी के लिए, वर्किंग कैपिटल्स के लिए। कंबाइन कटाई मशीनों और ट्रैक्टर और मिनी ट्रैक्टरों को के क्रय के लिए, यानी कि जो भी एसेट आप परचेज करना चाहते हैं, जैसे कंबाइन परचेज करना चाहते हैं, रोटावेटर है, ट्रैक्टर है, ये सारी चीज़ें। फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकता के लिए, ठीक है।
इसके साथ ही साथ फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, और पांचवा है परिवार के लिए घर निर्माण और गांव की शीतागार सुविधा, शीतागार मतलब ठंडक प्रदान करने वाली शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए। ऊपर दिए गए ऑप्शंस में कूट का चयन करके उत्तर का आपको देना है। केवल 1, 2 और 5, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3, 4 और 5, और 1, 2, 3, 4 या 5 सभी। IAS प्री 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है ना। और KCC जो है ये आपके UPPCS में काफ़ी लंबा जो है इसका इतिहास रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे, जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को करने का तरीका सिंपल सा है, आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अल्पकालीन ऋण की बात कही जा रही है, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन की बात कही जा रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट टर्म लोन का मतलब है कि ऐसे लोन्स जो आपको पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर की जरूरतों या तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर क्लियरली अगर मैं देखूं फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो फार्म संपत्तियों के रखरखाव की बात है और कार्यशील पूंजी। भाई आपको फसल स्टार्ट करनी है, बीज का रोपण करना है, चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत है, भर्ती लगाने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो उसके लिए आपको KCC के तहत पैसा दिया गया, करेक्ट ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कंबाइन कटाई मशीनों, यानी कि कंबाइन की, वैसे हमारे यहाँ कंबाइन मतलब कंबाइन देखा होगा आप सभी ने, सबको पता है, मेरे को पता है कि कंबाइन जो होता है उसको खरीदने की बात कही जा रही है। ट्रैक्टर अगर खरीदना है तो ये क्या है, ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये एसेट्स जब आपके पास आती हैं तो ये लॉन्ग टर्म्स तक आपको फायदा देती हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म की बात आ रही है और शॉर्ट टर्म की बात पूछी जा रही है तो ये नहीं होगा, ठीक है। फार्म परिवारों के उपभोग की आवश्यकता के लिए शॉर्ट टर्म्स की बात है, ठीक है, तो इसके लिए दिया जाता है। इसके साथ फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, हाँ भाई इसके लिए दे सकते हैं। परिवार के लिए घर निर्माण, नहीं, इसको कवर नहीं किया जाता, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1, 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, व्याख्या देख लो इसमें, तो सारी चीज़ें जैसे फसल उपजाने के लिए ऋण सहायता अगर आपको चाहिए, मैंने जैसा बताया कि फसल बोना है हमें, अब बीजारोपण करने के लिए हमारे पास समस्या है, फसल में पैसा नहीं है, ठीक है, मजदूरों को देने के लिए या किसी भी तरीके की, तो उसको ले लिया गया। कटाई के बाद खर्चों की सहायता प्रदान करने के लिए किसी से संबंधित किसी संपत्ति गतिविधियों के रख रखाव की मेंटेनेंस को तो लेकर के हम कह सकते हैं, बट उनको परचेज करने को लेकर के नहीं है, ठीक है। कार्यशील पूंजी प्रदान करना, कृषि उपज विपणन के लिए, ठीक है, यानी कि आपकी जो फसल तैयार हो गई उसे मार्केट में बेचने के लिए, किसानों की उपभोग आवश्यकताओं की सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में पूछ लिया गया कि भैया ये प्रारंभ कब हुई थी। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने KCC के बारे में कहीं भी पढ़ना शुरू किया गया तो आपको क्लियरली बता गया 98 से 99 के बीच में शुरू हुई थी, ये याद कर लेना। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मेंस में 2008, UPPCS CIG वाले में, GIC वाले में जो है पेपर में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला है न्यूनतम समर्थ मूल्य, ठीक है, PDS सिस्टम के तहत जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हो आप, का निर्धारक कौन है, आपसे ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपको UPPCS जो है प्री वाले उसमें पूछा गया 2008 में। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि जब हम न्यूनतम समर्थ मूल्य और ये सब पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों में हमको ये ध्यान रखना होता है कि फला कोई अगर योजना है तो किस मंत्रालय द्वारा समर्थित है, कौन सा कार्य किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर उस बॉडी का नाम पूछ लिया गया जो MSP को निर्धारित करती है। याद रखिएगा, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है, तो इसमें गड़बड़ी मत करना भाई, ये याद कर लेना, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है ये हो गया अगला। न्यूनतम समर्थ मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। MSP के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। यदि बाजार मूल्य ज़्यादा हो जाए, यानी कि मार्केट प्राइस अगर हाई हो जाए, तो किसान सरकार को बेचेंगे, अपनी फसल को सरकार को बेचा जाएगा। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। इसके साथ साथ यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि वे अपने पैदावार पर ज़्यादा बड़ा लाभ कमा सकते हैं। यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज़्यादा बड़ा लाभ कमा सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है,
कौन सा सही होगा, क्योंकि आपको क्लियरली मैसेज मिल गया। यदि बाजार मूल्य ज्यादा है, मार्केट प्राइस अगर ज्यादा है, तो कहा जा रहा है कि किसान जो है सरकार को बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? मैं अगर अपनी फसल को तैयार कर रहा हूं और मेरी फसल तैयार होने के बाद मैं मार्केट में लेके जा रहा हूं, मेरी फसल का मान लीजिए मैंने गेहूं उत्पादन किया और गेहूं का दाम मैंने मान लीजिए 2500 रुपये कुंटल मुझे मिल रहा है सरकार के द्वारा और 3000 रुपये कुंटल मिल रहा है बाजार में, तो मैं बेवकूफ़ हूं जो सरकार को बेचूंगा। क्लियर है ना? अब आपको ऐसे प्रश्नों में इसी तरीके से एलिमिनेट करना है। इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका सिर्फ इतना है कि न्यूनतम समर्थ मूल्य पूछा है और अधिकतर कैंडिडेट अपने दिमाग में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के बैठे रहेंगे। उनको लगेगा वो है सरकार इसलिए बनाई है क्योंकि इसी को बेचा जाएगा, तो वो गलती से इस स्टेटमेंट को सही करके चले आएंगे। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी है कृपया करके। सेकंड कह रहा है या किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम मिनिमम निश्चित जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस सुनिश्चित कर देता है। ठीक है, तो भैया ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। या खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करता है, करेक्ट है। या किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज्यादा बड़ा लाभ, भैया सिंपल सी बात है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और अत्यंत लाभ की बात कही जा रही है, खत्म। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड ही सही है केवल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन अंशदान नहीं देता है? पशुपालन देता है, कुटीर उद्योग देता है, निजी धन उधार देने का प्रचलन, अच्छे उपकरणों की उपलब्धता। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है? मतलब उन चार में से आपको तीन में से एक बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कौवे में कोई बगुला बैठा हुआ है चुपचाप। चलिए, आप पूछ रहे थे कि आपको वो एक टेलीग्राम चैनल चाहिए था जिससे हम आपके साथ जुड़ सके। ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, एग्जाम मिनिस्ट्री स्टेट पीएससी सर्विसेज के। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको ये जो क्लास हो रही है इसके पीडीएफ भी दे दिए जाते हैं, लेक्चर्स जितने होते हैं उनकी लिंक आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे मिलती है। और यूट्यूब पर भी अगर आप चाहें तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो इसके रिगार्डिंग तो फटाफट आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे ज्वाइन कर सकें। ठीक है दोस्तों, सिद्धि टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने बताया था, 10 टेस्ट होने वाले हैं इसमें, 6 टेस्ट हमने सेक्शनल करवा लिए हैं। आप में से कोई भी एक चीज़ मैं यहाँ और भी ऐड कर दे रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को ये ना लगे, मान लीजिए आज आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है ये सिद्धि एक्स वाला टेस्ट मुझे भी देना है, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। टोटल अभी तक 7 टेस्ट हो चुके हैं, 6 सेक्शनल हो गया और 1 सीसैट हो गया। आप चाहते हैं ये मुझे दोबारा देना है और आपके पास पर्याप्त टाइम है इस चीज़ को करने का। आपको लगता है कि सर मेरे पास पर्याप्त टाइम है, मैं पढ़ चुका हूँ, चूंकि मैं जानता नहीं था इसलिए मैं चाहता हूँ आप जल्दी जल्दी ले लीजिए। आप अगर देने को तैयार हैं तो आप एक काम करिए, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में आप, ठीक है, 7 दिन में आप 7 टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, आने वाले संडे को, पहली बात तो ये कि इस बार आने वाले संडे को सीसैट दे दीजिए, बाकी के बचे पेपर्स को आप लगातार देते रहिए। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है? फ्री की मेंटरशिप मिल रही है। अगर क्वेश्चंस में कोई डाउट आ रहा है, क्वेश्चन को करने का तरीका पूछना है, अगर आपको समझना है कि सर आने वाले एग्जाम को किस तरीके से टैकल करें, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको फ्री मेंटरशिप मिल रही है। याद रखिएगा, फ्री मेंटरशिप मिल रही है। इसके साथ साथ फ्री टेस्ट है, ठीक है, फ्री पूरा टेस्ट है ये। इसके साथ साथ आपको स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि इनके साथ साथ आपको कोई अदर हेल्प भी चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, कि सर मुझे ये चीज़ की दिक्कत आ रही है और पर्टिकुलर जब इस सेक्शन को मैं पूछता हूँ या इन तरह की चीज़ों को पढ़ता हूँ तो कैसे पढ़ूँ, मेंस के रिगार्डिंग अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ, यानी फ्री टेस्ट के साथ फ्री मेंटरशिप। तो भाई 7 दिन है, पढ़ाई लिखाई कर ली है, यूपी पीसीएस देने वाले हैं, बैठने वाले हैं 12 तारीख को, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमारे पास टाइम है, अपने आप को चेक कर ही रहे हैं। इस समय आप टेस्ट ढूंढ ही रहे हैं, है ना। इस समय आप बिल्कुल उस शिकारी की तरीके से हैं जिसने पूरी तरीके से अपने आप को ट्रेन कर रखा है, बस अब उसे भूख लगी है, शिकार करने की देरी है। तो एक शिकार आपके सामने है, इसका शिकार कर लीजिए, ठीक है। आप इसको आराम से दीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिजल्ट मिलेगा क्या रहा आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, दिए गए नंबर पे आप कॉल करके एग्जाम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर विजिट करके भी इससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं, उद्योग क्षेत्र के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो पर्टिकुलर ये चैप्टर है उद्योग क्षेत्र से संबंधित, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। वैसे बेसिकली देखें 4-5 क्वेश्चंस ही बनते हैं। हालांकि उद्योग को लेकर के एक बात मैं आपको यहाँ बोल दूं, उद्योग को लेकर के उत्तर प्रदेश में
ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए अलग से जो आप तैयारी कर रहे हैं, प्रदेश से संबंधित डेटा पढ़ रहे हैं, उसमें उद्योग को लेकर के जरूर कुछ याद रखिएगा, आंकड़ों के बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आंकड़े जरूर पूछे जाएंगे। यहां से सबसे ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें आप यूपीएससी लेवल पे, वनडे एग्जाम लेवल पे पढ़ा ही रहे हो सबको। तो अगर आपको कहीं टकराना है, अगर आपको कहीं बच्चे को फंसाना है, तो क्लियरली उसी माइंडसेट के साथ सोचो कि यहाँ उद्योग से संबंधित आंकड़ों के बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, 2023-24 के बाद जो बदलाव देखे गए, उसके बाद भी हम ये चीज देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रथम नियामक निकाय है। ठीक है, पीएनजीआरबी का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। पीएनजीआरबी के निर्णयों के विरुद्ध अपील और विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। अब आपको यहाँ पर, ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, आपको बताना है कि उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं, इसका आंसर देना है। तो आपसे कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड नेचुरल रेगुलेटरी बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक बोर्ड है, नहीं। ठीक है, का कार्य जो है गैस के प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है, ठीक है। निर्णयों के विरुद्ध अपील की जाती है, अधिकरण, ठीक है। क्लियर है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों? 2000 यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड को लेकर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना कि फला कौन से बोर्ड के तहत आता है, किस मंत्रालय के तहत कोई चीज रेगुलेट हो रही है, इसका आपको ध्यान होना चाहिए। यहां पर देखिए, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का गठन 31 मार्च 2006 को अधिसूचित अधिनियम के तहत किया गया था, लेकिन यह भारत सरकार द्वारा स्थापित पृथक नियामक निकाय नहीं है, क्योंकि खादी और ग्राम उद्योग आयोग 1956, वायदा बाजार आयोग 1952, सेबी 1992, इरडा जो है 1999 आदि अनेक इसके पूर्व स्थापित नियामक निकाय हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। बहुत से लोग इसको सोचेंगे कि अच्छा ये प्राकृतिक गैस और इस सब से रिलेटेड प्रथम नियामक है। वो पूछ रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक है, क्योंकि पहली तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है, पहला तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। मतलब आप सोच करके देखिए, किस बच्चे को इसकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी पढ़ करके इसकी इंग्लिश नहीं समझ में आएगी। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, साइकोलॉजिकल किस तरीके से खेला जा रहा है। हिंदी दिया, फिर उसको ब्रैकेट में इंग्लिश करके दिया, ठीक है, इंग्लिश करके दिया, फिर ये दिखाने के लिए इसका शॉर्ट फॉर्म दिया कि भैया ये जो इंग्लिश में हमने देवनागरी लिपि में भी सीधा ट्रांसलेट करके दिया है, उसको अब इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, ताकि अगले वाले ऑप्शन में हम इंग्लिश लिखने वाले हैं। आपने स्टेटमेंट यहां से पढ़ना शुरू किया, यहां आपको ब्रेक हो गया, फिर आपको पता चला कि भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। आपको लगा कि इस क्षेत्र में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में, यही पहला निकाय होगा। जो थोड़े से फैक्ट्स पढ़े हैं, जिनको अच्छे तरीके से तैयारी की है, वो तो पकड़ लेंगे, लेकिन जिसने सोचा वो अगर तुक्का लगा रहा है, वरना सोचेगा हाँ यार बात तो है, इतना बड़ा नाम है तो होगा ही होगा, है ना। तुक्केबाजी में ऐसे ही गड़बड़ी कर जाएंगे, उसके बाद ये और ये अगला स्टेटमेंट। तो यहां पूछ रहा है कि यह भारत सरकार द्वारा स्थापित क्या पहला ही निकाय है? नहीं। तो यहां पर आपको क्लियरली स्टेटमेंट में देख लो, यहां पर दे रखा है कि प्रथम निकाय नहीं है, क्योंकि खादी ग्राम उद्योग आयोग 1956, वायदा बाजार आयोग जो है 1952, सेबी 1992, इरडा 1999, अनेक इससे पूर्व स्थापित हो चुके थे। ठीक है, पीएनजीआरबी को सौंपे गए कार्यों में पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैसों से संबंधित विनिर्दिष्ट गतिविधियों में संलग्न कंपनियों और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के साथ प्रतियोगी बाजारों का संवर्धन जो है शामिल होता है। पीएनजीआरबी की स्थापना जो है 2006 में हुई, और इसका अधिनियम धारा 30 के अनुसार पीएनजीआरबी के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जा सकती है। तो ये भैया 2006 में आए। क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना पूछा गया था, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेटमेंट बिटवीन द लाइन पढ़ने का ट्राई करिएगा। टाइम इस तरीके से रखिएगा, जो क्वेश्चंस आते हैं पहले हम वो कर लेंगे, जो मुझे आते हैं, हड़बड़ी नहीं, जो मुझे आते हैं मैं पहले वो करूंगा। और पेपर एटलीस्ट, मैं आपसे एक बार हमेशा कहता हूँ, पेपर एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो अपने आप को तुर्रम खा मान के मर जाइए। मानता हूँ कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की होगी, आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, बट कोशिश करा करिए पहले तो 5 मिनट आप पेपर को पूरा देख लीजिए,
5 मिनट आप पेपर को पूरा देख लीजिए कि भैया क्या क्या पूछा गया, कौन कौन से सेक्शन से है, सनसनी नज़र से आप उसको गो थ्रू कर दीजिए। उसके बाद आपको जो आते हैं पहले उनका आप अटेंड कर लीजिए। उसके बाद जिन चीज़ों को लगता है कि थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है, विश्लेषणात्मक प्रकृति के कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन पर आप अपना जो है टाइम वेस्ट करिए। लेकिन ये कहिए कि मैं उनको पहले करूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा, ताकि जो आ रहे हैं उनके लिए मैं गोला ना सही टाइम पे भर पाऊं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। कंपनी एक्ट 2014 CSR के लिए को अनिवार्य बना दिया गया। ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSIR गतिविधियों में व्यय करना होगा। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है कि नीचे दिए गए 2 कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। अब बात यह आ रही है कि इन कथनों में ही कुछ गलती दे रखी होगी। ठीक है। हालांकि जब आपने पढ़ा होगा तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तो आपने पढ़ा ही है। सरल भाषा में इसको ऐसे समझिए कि कोई भी कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेट कहीं पर स्थापित होता है तो जिस जगह पे वो स्थापित हो रहा है वहाँ का नेचुरल रिसोर्स वो यूज़ कर रहा है, वहाँ का वातावरण जो है एक तरीके से दूषित हो रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे कि उनका जल जो है प्रदूषित होगा धीरे धीरे। कोई भी फैक्ट्री होती है, अगर आप देखें आसपास, तो पतला नाला कहीं धीरे से निकाल रखे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस समाज में आप इन सारे उद्योग को स्थापित कर रहे हैं, समाज का ले रहे हैं, समाज को क्या दे रहे हैं उससे आप? तो भारत सरकार ने सोचा कि भाई इनकी भी तो कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे एक व्यक्ति है वैसे एक फर्म भी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति ही तो है, अपने सील और मोहर के आधार पर अपना व्यापार चलाती है। तो कंपनी की भी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो सरकार ने सेस के तौर पर कहा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स के तौर पर आप हमको कुछ पैसा दीजिए जो समाज के कल्याण के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया कि कंपनी एक्ट 2014, यही दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि कंपनी जो है एक्ट जो है 1956 तो सुने थे, उसके बाद संशोधित होकर के कंपनी एक्ट 2013 तो हो गया था, 14 नहीं सुना हमने। ठीक है। 2000 कंपनी एक्ट 2013 तो सुना है, 14 नहीं सुना, तो यही इसकी रेड लाइन आ गई। फिर कह रहा है कि 1% CSIR गतिविधियों में व्यय करना होगा, इसलिए ना तो 1 सही है और ना तो 2 सही है। 2019 में प्री में पूछा गया। सैद्धांतिक तौर पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSIR का अर्थ है सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए कारोबार करना, ना कि समाज पर उसका उपकार करना कि हम तुम्हारे यहाँ स्थापित हुए हैं तो तुम लोगों को अब खुशी होनी चाहिए कि आसपास के रिसोर्सेज में अब चीजें उठने लगेंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ठीक है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉर्पोरेट शासन का वह प्रारूप है जिसमें प्रक्रियाओं और प्रणालियों का एक ऐसा समूह स्वीकार किया जाता है जिसके तहत किसी उपक्रम या कंपनी का संचालन कंपनी के शेयरधारकों, कर्मचारियों और कंपनी के उपभोक्ताओं के हितों में निहित हो। कंपनी अधिनियम 2013 भारत और कॉर्पोरेट शासन का आधार देता है, 2014 मेंशन किया गया था। CSIR गतिविधियों पर कंपनी द्वारा पिछले 3 साल के औसत शुद्ध लाभ पर 2% की खर्च करने की बात बोली गई है कि भैया पिछले 3 साल में आपने जितना प्रॉफिट कमाया उसके औसत पर 2% CSR दे दो। ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको बिल्कुल CSIR का जब टॉपिक पढ़ाया गया होगा या आपने पढ़ा होगा तो क्लियरली इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा, आप तुरंत इसको पकड़ लेंगे। हालांकि अगर आप सनसनी नज़र से पढ़ेंगे तो इस स्टेटमेंट को करेक्ट शायद कर जाएं 2014 वाले को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर, अच्छा ये वही है। अगला प्रश्न है भारतमाला परियोजना से भारत का जो है निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? दूरसंचार, रेलवे, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर या बंदरगाह? उपयुक्त में से कोई नहीं या कोई? यूपीपीसीएस के अलग पूछा गया होगा ये क्वेश्चन, इसलिए 5वां ऑप्शन आपके सामने है। बताइए, आपसे पूछा गया भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा क्षेत्र संबंधित है? क्लियर है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही जा रही है। ठीक है। भारतमाला परियोजना सड़क आधारभूत परियोजनाओं इंफ्रास्ट्रक्चर की एक अम्ब्रेला योजना है। ठीक है। अम्ब्रेला योजना है जो आर्थिक गलियारा, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रोड, तटीय और बंदरगाह संपर्क रोड, एक्सप्रेस वे आदि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और सुधारने के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? ठीक है, कौन सा? और ये बिहार PCS 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो
चेन्नई, वाइजाग, मुंबई, बंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, कोलकाता, भारत और किसके बारे में बोला गया है? जापान। सी ऑप्शन इज करेक्ट, दिल्ली और मुंबई के बीच में। ठीक है, भारत, दिल्ली, मुंबई औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। भारत और जापान सरकार के मध्य यह 2000 समझौता 2000 उसमें किया गया था। एक बात और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इससे, अब भारत और जापान से संबंधित जब चीजें पढ़ रही हैं तो भारत जापान से संबंधित ये भी बता दीजिएगा कि कौन सा रेल प्रोजेक्ट है, कौन सा रेल प्रोजेक्ट है यानी परियोजना है जिसे विकसित किया जा रहा है। और बहुत ही सरल है ना। सरकार की नीति में मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है, सरकार की नीति में जो सरकार नीतियां बना रही है उसमें मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है? इसके नाम से ही सारी चीजें पता है। देखते हैं, नौकरशाही को नौकरशाही के ढीलेपन को दूर करना, यानी कि जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी है उसमें जो ढीलापन है, स्थिरता है, उसको दूर करना। रेड टेपिज्म की बात की गई, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पाद को प्रतियोगी बनाना। बताइए कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो थोड़ी कॉम्पिटिटिव नेचर की बने, क्या ये है? या फिर विनिर्माण की लागत को कम करना है, या लाल फीताशाही को हटाना है और नौकरशाही में ढीलापन को दूर करना? ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनाइए, विनिर्माण की लागत को कम करना। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आप हमारे यहाँ स्थापित करें उनसे रिलेटेड हम सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करने का प्रयास कर रही है, जिसमें आप देखेंगे सेज हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गए, इन सारी तरीके की व्यवस्थाओं को देना। और ये योजना इसलिए लाई गई क्योंकि इसमें ये प्रोग्राम इसलिए लाया गया ताकि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो बाहर की जो प्रोडक्शन, जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, है ना, अदर कंपनीज हो गई, जिस तरीके से चाइना ने एक स्ट्रक्चर वे में अपने यहाँ इन चीज़ों को डेवलप किया। 1960s के आसपास की बात है जब हम लड़ रहे थे और सारी चीज़ें कर रहे थे। 1991 के बाद जो चीज़ें हमने सुधारी, चाइना ने एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ करने का प्रयास किया। इसीलिए आप देखेंगे कि अधिकतर जितनी भी कंपनियां हैं वो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो एप्पल हो, कोई भी हो, अपने ज़्यादातर सेंटर्स और अपने ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कहाँ? चाइना में स्थापित करती हैं। इससे कई फायदे होते हैं। एक तो एशिया के आसपास की डिमांड को पूरा करने के लिए इनको जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ती है, कहाँ अमेरिका से भेजना और कहाँ यहीं असेंबल करके देना। दूसरी चीज़, सबसे अच्छी बात है, चाइना ने अपने यहाँ इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए सस्ता चीप लेबर जो है, ज़मीनों का आवंटन, है ना, लैंड एक्विजिशन करके जो है आपको प्रोवाइड करना, प्रॉपर एक एरिया डिसाइड करना जहां पर इसी तरह की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा सके, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की सारी चीज़ों को अब भारत इन चीज़ों को करना इसलिए चाह रहा है क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके की कॉम्पिटिटिवनेस देखी जा रही है ना, उस स्तर पे अगर आपको कॉम्पीट करना है, अगर आप सप्लाई चेन के एक बहुत बड़े मास्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला के एक बहुत बड़े मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपके यहाँ प्रोडक्शन बाहर की कंपनियों को आना जरूरी है। तो विनिर्माण की लागत को कम करना कि अब आप भारत में भी बना सकते हैं, भारत में आपको कॉस्ट कम आएगी, इसके तहत सरकार अलग अलग नीतियों को ला रही है। जैसे कि अगर आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं अपनी यूनिट्स की, तो हम आपको टैक्स में थोड़ी सी रिबेट देंगे स्टार्टिंग में, सस्ता लेबर प्रोवाइड करेंगे, सप्लाई चेन विकसित करने का पूरा प्रयास, संरचनागत विकास जो है सरकार करेगी, इस तरीके की चीज़ें। तो इसका मेन उद्देश्य जो है वो है सी, विनिर्माण की लागत को यानी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को कम करना, सो दैट बाहर की कंपनियों को थोड़ा प्रॉफिट हो सके। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना की बात करना, ठीक है, निर्माण लागत को कम करना, उत्पाद को प्रतियोगी बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना शामिल है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। सरकार की नीति में मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, यानी ब्यूरोक्रेसी में जो स्थिरता है, थोड़ा ढीलापन है, इसको दूर करना, रेड टेपिज्म को हटाना, है ना, यानी कि लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, या उत्पाद को प्रतियोगी बनाने की बात कही गई। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक है। बीपीएससी
2018 में ये प्रश्न पूछा गया। सो मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत अगर आप देखें तो इन ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नौकरशाही में जो ढीलापन है उसको दूर करना, सहायक उद्देश्य के तौर पर हमने इसको रखा था। लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, यानी मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है वो कम हो सके, ठीक है। इसके साथ साथ उत्पाद को प्रतियोगी बनाने की बात कही गई कि जो भी प्रोडक्शन हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो कॉम्पिटिवनेस की जो श्रृंखला है वैश्विक अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें तो, यानी कि ग्लोबल स्टेज पर जो कंपटीशन है वो इसी बात का है कि कौन सबसे सस्ते दाम पर अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सामान बना सकता है, ठीक है। तो लागत को कम करना, इसके साथ साथ जो आपका कंपटीशन है अदर ग्लोबल जो है आपके कॉम्पिटिटर से, उस पर भी आपको कॉम्पीट करना है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को लेकर के जो है इसको लाया गया था। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं तो नहीं है, लेकिन उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शंस हैं और ये सारे ऑप्शंस उसके पार्ट माने गए, इसलिए ऑप्शन ई को हम इसमें करेक्ट मान के चलेंगे, ठीक है। अब ये प्रश्न आपको अगर यूपी पीसीएस में पूछा जा रहा है तो वहां पर आपको इन चारों में से कोई एक उल्टा सीधा दे देगा और नीचे या तो कूट दे करके पूछेगा या इन चारों में से 3 गलत दे करके एक सही कर देगा, ठीक है। अगला 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? उद्योग के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, औद्योगिक झगड़ों के दमन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को खत्म करना, और प्रबंध के पास मनमानी करने की शक्ति, यानी कि औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंध के पास मनमानी करने की शक्ति है, इसका उपबंध यानी कि यह सुनिश्चित करता है। व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, अधिकरणों यानी कि ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली और हड़ताल पर रोक। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया और अगर आप में से बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं ईपीएफओ वाली, तो ये क्वेश्चंस वहां से भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है अधिनियम जो है, ये जो आपका व्यापार अधिनियम विवाद अधिनियम है, इनमें से कौन से का उपबंध करता है? तो उद्योग के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी नहीं, औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंध के पास मनमानी अधिकार दे देना नहीं, व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय नहीं, अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली और हड़ताल पर रोक की चर्चा के बारे में उपबंध करता है, ठीक है। 2017 में यह प्रश्न पूछा गया, ईपीएफओ के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम प्रौद्योगिक तौर पर 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा व्यापार विवादों की जांच और समाधान हेतु समझौता बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन तथा जांच न्यायालय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के गठन का प्रावधान किया गया। अधिनियम द्वारा रेलवे, डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन जैसी सार्वजनिक रूप से उपयोगी सेवाओं में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल और तालाबंदी को निषिद्ध कर दिया गया था कि इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में अगर आपने किसी भी तरीके की तालाबंदी या हड़ताल करना है, स्ट्राइक पे जाना है, आपको पूर्व सूचना देनी पड़ती है कि भैया हम इस तारीख से इस तारीख तक हड़ताल पे बैठेंगे। ऐसे नहीं है कि सडनली आए और बैठ गए, है ना, एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत। इसके साथ ही साथ भारत में अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अनियमित मजदूर, ठीक है, नियोजित अनियमित मजदूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सभी अनियमित मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के अधिकारी हैं। सभी अनियमित मजदूर नियमित कार्य समय और सर्वोपरि भुगतान के हकदार हैं। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन या से कथन सही है, आपको बताना है। बताइए कि भारत में नियोजित अनियमित मजदूरों के संदर्भ में आपको इस कथन का जो है परीक्षण करना है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि सभी अनियमित मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की बात की जा रही है, भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं, ठीक है। सभी अनियमित मजदूर नियमित कार्य समय और सर्वोपरि भुगतान के हकदार हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ सरकार अधिसूचन के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई भी प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से ही मजदूरी का भुगतान करेगा, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2 एंड 3। आईएएस प्री 2021 में पूछा गया। फिर मैं बोल रहा हूं ईपीएफओ में यह प्रश्न पूछा जा सकता है।
और चूंकि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। आईएएस प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। देखिए डी ऑप्शन, एक अस्थायी कर्मचारी एक अस्थायी कर्मचारी यानी कि एक अस्थायी रोजगार अनुबंध पर काम करने वाला कर्मचारी होता है, ठीक है, एक अडहॉक के तरीके से, कि जब या तो ठेके के आधार पर होगा, काम पूरा हो गया तो चला जाएगा, या तो मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा है कि जब भी वो चाहे तो उसको हटा सकती है। सीमित अधिकार होते हैं और रोजगार की बहुत कम या कोई सुरक्षा नहीं होती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो कर्मचारी किसी कंपनी के से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरी या वेतन लेते हैं, वे कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ, ठीक है, अधिनियम के तहत भविष्य निधि का लाभ के अधिकारी हैं। अतः कथन एक सही है। वेतन संहिता अनुसार के अंदर केंद्र या राज्य सरकार एक सामान्य कार्य दिवस बनाने और घंटों की संख्या तय कर सकती है। यदि कर्मचारी सामान्य कार्य दिवस से अधिक काम करते हैं तो वे ओवर टाइम वेतन के हकदार होंगे, जो मजदूरी की सामान्य दर से कम 2 गुना होना चाहिए। यानी जितनी आप सामान्य मजदूरी दे रहे हैं उससे 2 गुना होना चाहिए, ठीक है। अतः कथन 2 सही है। वेतन भुगतान संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को वेतन भुगतान चेक द्वारा या उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा। अतः स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। तो 3 पर्टिकुलर अलग अलग नियमावली के आधार पर 3 स्टेटमेंट बनाए गए और तीनों ही रिलेटेड हैं आपके किससे, मजदूरी से, उद्योग से संबंधित। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईपीएफओ में भी ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। तो अगर आप ईपीएफओ भी दे रहे हैं तो उसके लिए भी इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वाली क्लास में चूंकि ये डायरेक्टली मुझे बोला गया कि बहुत लंबा वीडियो भी नहीं करना है, बच्चे बहुत ज़्यादा, चूंकि वीडियो आपको रैपिड तरीके से मिल रहे हैं, इस वीडियो में इतना ही। अगली वाली वीडियो में इससे हम आगे कैरी ऑन करेंगे अपनी क्लास को, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में आप सभी के साथ।